आज भी देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई, जंग आजादी और इन मुसलमान भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है, ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, कैसे सड़क पर नेपाल जैसा माहौल था, नहीं था, पता? तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से सरकार पे से विश्वास हटना है। और ऐलान ये कह रहा हूं, ये तो कहते हैं कानून का राज, और मैं कहता हूं जनता का राज आएगा उत्तर प्रदेश में जिस दिन कमान आजाद समाज पार्टी के हाथ। चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दीवानगी दिखाई दी है। वो आज यहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए थे। जिस जगह पर संजय कम्युनिटी हॉल में उनके सम्मेलन को रखा गया था, वो जगह उनके कद के हिसाब से छोटी पड़ गई। भीड़ ज़्यादा हो गई, यहाँ तक कि धक्का मुक्की होने लगी। बाद में जब भीड़ बढ़ी तो संजय कम्युनिटी हॉल के गेट बंद कर लिए गए। उतनी ही भीड़ जितनी अंदर थी बाहर खड़ी दिखाई दी है। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना संबोधन किया है। वो जिस तरह से बोलते हैं, बरेली में भी बोले हैं। वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, दलितों, मजदूरों की बात को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। एक बड़ी बात वो ये कह गए हैं कि जिस तरह से नेपाल में हालात ख़राब हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को भी इससे सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरह के यहाँ हालात हैं, कानूनी व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। यहाँ तक कहा है कि कानूनी व्यवस्था का जो हाल है वो सबके सामने है। जब उनसे सवाल हुआ है दिशा पाटनी के घर फायरिंग का, तो उन्होंने दिशा पाटनी के बारे में ज़्यादा कुछ कहने से गुरेज किया है और एक कश्यप लड़की का नाम लिया है जिसके साथ बड़ी घटना अंजाम दी गई थी। वो इसी तरह से बोले हैं और बहुत सी बातें उन्होंने सरकार को टारगेट करती हुए कही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंची भीड़ से ये भी कहलवाया है कि वो चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट से चाहते हैं। आइए आपको संजय कम्युनिटी हॉल लिए चलते हैं और उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाएंगे कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा है। सरकार के एनडीए की सरकार के मंत्री से सवाल पूछने का काम किया और उसका मंत्री जी ने, उनके लोगों ने उसका नाक तोड़ दिया। एक तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सरकार केंद्र की हमारी नाक कटवाने का काम करती है हमारे देश की, और दूसरी तरफ इनके मंत्री पत्रकारों का नाक तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कंपटीशन चल रहा हो कि कौन कितना बेहतर नाक तोड़ेगा और पत्रकारों को गड्ढे में झोंकने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में ताकत होगी, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, ना किसी की बेटी के साथ, ना उसकी जमीन के साथ, ना उसके कारोबार के साथ। और ऐलानिया कह रहा हूं, दोबारा सुनो, ऐलानिया कह रहा हूं, ये तो कहते हैं कानून का राज, और मैं कहता हूं जनता का राज आएगा उत्तर प्रदेश में जिस दिन कमान आजाद समाज पार्टी के हाथ में होगा। कैसा राज? जैसे पेरियार साहब ने कहा था कि रात को 12 बजे भी बेटियां कई किलोमीटर तक अकेले पैदल घूम के आ जाएंगी और सुरक्षित आ जाएंगी। ऐसा राज आएगा कि बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होगी और उनको सशक्त किया जाएगा कि वो इतनी जेब में उनका पैसा हो कि वो अच्छा जीवन जी सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी बीच में मुझे ये भी कहना है, यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में इधर बैठी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, आप ये बताओ क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी जनसंख्या 1931 में 52% थी, क्या 52% आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जोर से। बहुत शानदार बात। और संविधान पे जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो वो भारतीय संविधान की वजह से है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने की इजाजत देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा
आज लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उस पंचायत में खड़े होकर आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। प्यारे साथियों, हमारी तीसरी मांग ये थी उस प्रभु जन सम्मेलन के जरिए कि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, तो आज भी देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे और बहुसंख्यक रूप से जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई जंग आजादी और मुसलमान, इन मुसलमान भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भी हम मांगने के लिए प्रभु जन सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज इतनी बुरी हालत है, जो जमीनें मिली थी पहले उन जमीनों को लगातार छीना जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हक अधिकार की बात करने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से काम करता है तो न्यूज चैनल का मालिक अगले दिन उसको निकाल देता है अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। ये पत्रकार साथी भी इस बात को जानते हैं। आज देश में पत्रकारिता का भी गलत होता जा रहा है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया से ज्यादा आज नौजवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अपने हाथ में माइक उठा लिया है और वो माइक उठा के गांव की खाटी पत्रकारिता, जिले शहरों की पत्रकारिता करने का काम कर रहे हैं। और जो काम मुख्य पत्रकार मीडिया नहीं कर पा रही है उस काम को भी करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कई बार देखता हूं, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे कमजोर वर्गों के अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, उन अधिकारों को लूटने का काम किया जा रहा है, उन अधिकारों के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रभु जन सम्मेलन के जरिए समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर, चिंतक, पत्रकार तमाम लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। और जब हम उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे और वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेंगे, तभी आने वाले समय में ये हकवंचित समाज मुख्य धारा में आ पाएगा और अपनी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काटने का काम करेगा। चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? ईवीएम के या बैलेट पेपर के? दोबारा बताओ जोर से। उसको ऊपर भेज दो, गर्मी बहुत, उसको इधर भेज दो, उसको उसकी मां को इधर बैठ जाएंगे, इधर भेज दो, भेज दो, इधर आ जाओ, पानी पिलाओ, इधर लिया, छोटा, बहुत छोटा। कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं करता। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहीं चले जाओ, जहां किसानी खेती का समूह है वहां लाइनें लग रही है, 15-15 दिन तक डीएपी नहीं मिल रहा है और वो खाना लेके बैठे हैं और लाठियां लग रही हैं। नोटबंदी भी देश ने देखी, तब भी जनता ने सब कुछ सहा। लेकिन जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे लोगों को भी पड़ता है, अपने देश में पड़ता है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। कैसे सड़क के नेपाल जैसा माहौल था, नहीं था, पता? तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से और सरकार पे से विश्वास हट रहा है। सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। उनके लिए गिरफ्तार नहीं कर पा रही, बदमाश हो रही है। इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं क्यों देखने लगा इस घटना को? वो तो अभिनेत्री है, उनको तो शायद जो है पुलिस सुरक्षा भी दे देगी, लेकिन यहाँ तो माँ बहनों के कितने बुरे हाल हैं, आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है। अभी जसपुर में जो कश्यप समाज की एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, मुझे तो उसको देखना है। जो अभी हरियाणा में जिस बेटी को जो है, आपको याद है मनीषा को 10-12 दिन उसको लेके आंदोलन चला, मुझे तो उन बेटियों को देखना है। और मैंने बरेली की खबर पढ़ी कि सीवर के गंदे पानी से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ स्कूल जो है भविष्य का मंदिर है, उसी में भविष्य बनता है, उसी में जो है भविष्य निर्माण होता है। तो अगर जो सरकार
खड्डे ठीक नहीं कर पा रही, सीवरिंग की व्यवस्था सही नहीं कर पा रही, उस सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत निकम्मी सरकार। आपने सड़कों की बात की, एक बात है आवारा पशुओं की बात, छुट्टा पशुओं की बात, छुट्टा पशुओं के लिए मैं सभा में भी बोला और मैंने यहाँ भी बोला कि छुट्टा पशुओं से भी बहुत नुकसान हो रहा है। एक बड़ा नुकसान है, वाकई आपने सही मुद्दा उठाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से छुट्टा पशुओं के हमले बढ़े हैं, आज ही मैंने पढ़ा, कई वीडियो देखी, किसी व्यापारी को, जो बहुत फेमस व्यापारी थे किसी जगह के, उनको उठा के और उसने छुट्टा पशु ने, आजमगढ़ की शायद घटना है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, आज ही मैंने पढ़ी, क्योंकि बड़े लोगों की भी जान गई है, सिर्फ गरीबों की नहीं जा रही। उन्होंने पलट दिया और मौके पे शायद उनकी डेथ होगी हेड इंजरी से। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था। आप समझिए कि किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है, और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह की छूट दी है छुट्टा पशुओं को, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को अपने फैसले पुनर्सोचना चाहिए। अच्छा सांसद जी, बहुजन युवाओं में असंतोष की भावना है, उसको कैसे दिशा देना चाहोगे? नहीं, वो दिशा दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप देखो, बहुसंख्यक रूप से आज जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे। अच्छा, लेकिन क्या एक पत्ता हिला? मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपने एक सवाल कर दिया, आप जवाब सुनो, पत्रकार बनो, डिबेट मत करो। इतने भीड़ ने भी कितने अनुशासन ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाया, ये इस बात का उदाहरण है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नौजवान अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ रहा है। सांसद जी, अभी आपने मुसलमानों के अपमान की बात करी थी उत्तराखंड में, बसपा की जगह क्या आपने ले ली? दलितों के चेहरा बनकर उभरे हैं आप उभरे हैं। नहीं, ये बात आप कह सकते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं। खाली मैं सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। इस देश में ये चरित्र है कि वो जाति के आधार पे, आप ऐसा कभी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछते कि वो राजपूतों के नेता हो गए हैं क्या? आप पाठक जी को क्यों नहीं पूछते कि क्या वो ब्राह्मणों के नेता हो गए क्या? लेकिन मैं क्या करूं, मेरी काबिलियत जो है मेरी जाति इस पे हावी है, मेरी जाति मेरी काबिलियत पे हावी है, इसलिए मुझे आप दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। मैं एनआरसी में 28 दिन मुस्लिम भाइयों के लिए जेल रहा, वक्त पे मैं सबसे ज्यादा मजबूती से आंदोलन कर रहा, किसानों के लिए 13 महीने में प्रोटेस्ट में रहा, 69 शिक्षक भर्ती में 5 दिन उनके बीच में रहा, और अभी गुलदार के हमले से बचाने के लिए 2 दिन लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। फिर भी अभी मुझे समय लगेगा आपको इस बात को समझने की मैं एक व्यक्ति हूं और जो लोग संविधान के मूल्यों के लोगों के लिए लड़ रहा है, तो हर कमजोर वर्ग के लिए खड़ा है। और जनता, आज जो लोग आए हैं, जो मेरा परिवार है, वो इस बात को आपके सामने स्पष्ट करेगा गाजीपुर में किस तरह का विश्वास, पुलिस की पिटाई से मौत हो गई, किस तरह का विश्वास जनता के अंदर आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हुआ। आप मुस्लिम इतिहास की बात करते हैं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का खत्म कर दिया गया है, उस पे क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार मदरसा बोर्ड नहीं खत्म करेगी तो और क्या खत्म करेगी? आप बताओ, आप इस सरकार से उम्मीद क्या कर सकती है? आज के समय में हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो केंद्र बन गया है वो उत्तराखंड बन गया है। वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी चर्चा होती है, जिसका राइट जो है केंद्र को है, और वहां से मदरसा बोर्ड भी खत्म किया जाता है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। यही सरकार है जो कह रही थी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग लैपटॉप देंगे, हम लोग इनको डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस की पिटाई से मौत हो जाती है, ABVP कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज होता है, इसका जवाब मुझसे काहे को मांग रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते कि अगर उनकी सरकार में भाजपा कार्यकर्ता थाने पीट के मर जाता है या फिर ABVP के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, तो इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से मांगे। बीजेपी के यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहते होंगे, मंत्री रहते होंगे, उनसे पूछें। आप ऐसे पूछें जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भाई मुझे कार्रवाई करनी है। मैं मुख्यमंत्री होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि किसी कार्यकर्ता को थाने में पीट देते या मार देते। एक मिनट, आप एक सवाल पूछ चुके, अब इनको पूछ लेना। हम मौन है? 50 लोगों की जान अगर मायने रखती तो बड़ी कार्रवाई होती। रेस्क्यू सेंटर बनाने का वादा किया था, जब तक नहीं बना। और 8-8 साल के बच्चे, भाइयों, मीडिया के भाइयों, सारे पुरुष पत्रकार भाई हैं, आपके भी परिवार होंगे, आपके बच्चे होंगे। आप सोचिए, अगर एक नखून भी लगता है, एक सुई भी लगती है, तो कितनी तकलीफ होती है अपने बच्चे को। और जहां गुलदार उसके चिथड़े उड़ा दे रहा है, वो बच्चा भी इनको नहीं मिल पा रहा, तो हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग। आप समझिए वो परिवारों पर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे साथ साथ आपको भी इस आवाज को उठाना चाहिए जोर शोर से कि सरकार उसका संज्ञान ले। और गुलदारों को, मैं गुलदारों के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गुलदार जब गांव में आ जाए, घर में घुस जाएगा, तो अपनी जीवन रक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार है।